नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रतिष्ठानम में। तो दोस्तों, ग्रामीण विकास की तैयारी को हम लोग देख रहे थे और ग्रामीण विकास के सिलेबस को जो हम लोग कवर कर रहे थे उसमें हम लोग जो टॉपिक देख रहे थे भारतीय संदर्भ में ग्रामीण विकास, ये हमने देखा था। हमने अभी तक समझ लिया है ग्रामीण विकास एवं भूमि सुधार, और अब हम देखने जा रहे हैं ग्रामीण विकास प्रबंधन। तो ग्रामीण विकास के संदर्भ में जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका प्रबंधन किस तरीके से किया जा रहा है, उनको किस तरीके से मैनेज किया जाता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल में देखेंगे। आइए बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रबंधन के बारे में, समझ लेते हैं थोड़ा सा परिचय के रूप में कि प्रबंधन क्या होता है। तो बात करते हैं प्रबंधन की। तो यहाँ पर देखिए, प्रबंधन वह कला है जिसके द्वारा किसी भी योजना, परियोजना अथवा व्यापार को प्रभावी ढंग से संगठित, निर्देशित, समन्वित तथा नियंत्रित करते हुए लक्षित उद्देश्य की प्राप्ति की जाती है। कुल मिला के यूँ समझिए कि प्रबंधन की इंग्लिश होती है मैनेजमेंट। आप लोग जानते हैं मैनेजमेंट। जैसे मैं कहूँ कि किसी चीज़ को कितने बेहतर तरीके से अंजाम देना है, किसी चीज़ को कितना बेहतरीन तरीके से पूर्ण करना है, उसको यही कहलाता है मैनेजमेंट। तो देखिए, मैनेजमेंट के अंतर्गत प्रबंधन मतलब वही मैनेजमेंट क्या होता है, किसी भी योजना अथवा व्यापार को प्रभावी ढंग से संगठित, निर्देशित, समन्वित और नियंत्रित करते हुए लक्षित उद्देश्य की प्राप्ति की। ये तो लक्ष्यदार शब्द हैं, ये निर्देशित, समन्वित, नियंत्रित। एक मोटे मोटे तौर पर आप समझ लें कि हमारा कोई एक गोल है, टारगेट है, लक्ष्य है। उस लक्ष्य को सीधे तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से, सारी चीज़ों को प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशन के साथ करने पर जो परिणाम हमको प्राप्त होता है वो शानदार प्राप्त होता है। तो यही प्रोसेस जो है यही कहलाता है प्रबंधन। ठीक है, तो ये है प्रैक्टिकली। आप इस चैप्टर को समझेंगे ना, प्रैक्टिकली समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह मानव पूंजी टर्म पे ध्यान दीजिएगा तथा भौतिक संसाधनों को नियंत्रित करने के लिए आर्थिक सिद्धांतों को व्यवहार में प्रयोग करता है। यूं समझिए जैसे हमको कोई एक अच्छा मकान बनाना है। ठीक, अब मकान बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, मानव पूंजी हमको चाहिए, यहां कुछ लोग चाहिए, मजदूर चाहिए, मिस्त्री चाहिए, और भौतिक संसाधन हमको जमीन चाहिए, हाँ, हमको रुपए चाहिए। ठीक, हमको हमारी एक प्रॉपर संपत्ति होनी चाहिए। और उसको क्या करेंगे, उसको ये जो आर्थिक सिद्धांत है इसको जब प्रयोग में लाएंगे तो हमारा जो है प्रबंधन वो काम करेगा। तो जब बेहतरीन तरीके से घर बन जाएगा, पूरी तरीके से घर तैयार हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि हमारा मैनेजमेंट क्या था, बहुत शानदार था, हमने उचित लागत में ये शानदार घर बना लिया। तो मतलब कुल मिला के ये बात है। तो ये एग्जाम्पल के तौर पर आप इसको समझ सकते थे। अब थोड़ा हम लोग बढ़ते हैं आगे। आइए बात करते हैं, देखते हैं अगली चीज में क्या है। अब प्रबंधन की प्रक्रिया देख लेते हैं। तो प्रबंधन की प्रक्रिया के चरण निम्नलिखित हैं। ये देखिए महत्वपूर्ण है प्रबंधन की प्रक्रिया। तो एक प्रबंधन अगर कोई किया जाता है तो उसमें कौन कौन से चरण होते हैं, तो देखिए इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग योजना बनाते हैं। प्रबंधन में सबसे पहले योजना बनाएंगे, योजना बनाने के बाद संगठन करेंगे, संगठन के बाद स्टाफ की व्यवस्था करेंगे, स्टाफ की व्यवस्था करने के बाद निर्देश देंगे, निर्देश देने के बाद नियंत्रण करेंगे, फिर समन्वय करेंगे, फिर रिपोर्ट तैयार करेंगे और लास्ट में बजट बनाएंगे। जैसे चलिए एक उदाहरण से इसको भी समझ लेते हैं। मान लीजिए हमको कोई कंपनी खोलनी है। यूँ समझिए हम क्या करना चाहते हैं, हम कोई कंपनी खोलना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर इसको समझिएगा। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आइडिया आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? सबसे पहले कंपनी का कोई आइडिया हमारे दिमाग में आएगा और फिर उसके बाद हम उस पर काम करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, योजना बनाएंगे। योजना बनाना सबसे पहले हम लोग विचार करेंगे उस पर, उसकी योजना बनाएंगे। अब योजना जब हमारी बन जाएगी तब हम संगठन अपना बनाएंगे। ठीक है, उसमें संगठन स्थापित करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, स्टाफ की व्यवस्था करेंगे। हर एक काम के लिए अलग अलग मेंबर की नियुक्ति कर देंगे, तो स्टाफ की व्यवस्था करेंगे। अब जो ये स्टाफ होगा क्या अपने मन से काम करेगा? उत्तर है नहीं। इसको हम क्या करेंगे, कुछ निर्देश देंगे, गाइडलाइन जारी करेंगे। भाई तुमको ये काम करना है, तुमको ये काम करना है, तुमको ये काम करना है, तो निर्देश देंगे। निर्देश देने के बाद हम ये देखेंगे, इन पर नियंत्रण भी रखेंगे कि भाई हमने जो निर्देश दिया है क्या ये उस पर काम कर रहे हैं, तो हम उन पर नियंत्रण रखेंगे। नियंत्रण रखने के बाद उन पर समन्वय स्थापित करेंगे, सबके बीच समन्वय बनाएंगे और उसके बाद रिपोर्ट तैयार करेंगे और रिपोर्ट तैयार करने के बाद बजट बनाएंगे। देखिए अब ऐसे याद रखिएगा कि बजट आता है 1 फरवरी को,
और 31 जनवरी को आता है क्या, सर्वे आता है ना। उदाहरण के लिए ट्रिक्स, यूं समझिए ट्रिक समझा रहे हैं। तो रिपोर्ट जो तैयार होगी वो उदाहरण समझ लीजिएगा सर्वे का, और बजट समझ लीजिएगा ये बजट का। मतलब पहले क्या होगा, पहले रिपोर्ट तैयार करेंगे, उसके बाद जो रिपोर्ट तैयार होगी उस रिपोर्ट के आधार पर हम उसका बजट बना लेंगे किसी भी योजना का। ठीक है, तो ये समझ पाए कि नहीं। अब देखिए मेरे साथ एक बार फिर से याद करिए। सबसे पहले हम लोग योजना बनाएंगे, योजना बनाने के बाद संगठन बनाएंगे, संगठन बनाने के बाद स्टाफ की व्यवस्था करेंगे, फिर निर्देश देंगे, नियंत्रण देंगे, और फिर समन्वय। अगर आपको भूल भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, रिपोर्ट तैयार करेंगे और बजट बनाएंगे। कम से कम ये 5-6 चरण आपको क्रमबद्ध तरीके से याद हो जाना चाहिए। ठीक है, योजना बनाना, फिर संगठन करना। संगठन अगर मान लीजिए आप भूल गए, चलिए मान लीजिए, तो पहले योजना बनाएंगे, योजना बनाने के बाद स्टाफ लाएंगे। इसको उदाहरण से एकदम समझ लीजिए। स्टाफ लाएंगे, स्टाफ लाने के बाद निर्देश देंगे, निर्देश देने के बाद नियंत्रण करेंगे, नियंत्रण करने के बाद रिपोर्ट तैयार करेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, फिर हम बजट बना लेंगे। ठीक है, तो ये रही बात हमारी प्रबंधन के चरण की। आशा करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए, ग्राम विकास परियोजनाओं का कार्यान्वयन प्रबंधन के मुख्य कार्यों में से एक है प्रभावी कार्य निष्पादन या कार्यान्वयन। ठीक है, मतलब जो भी ग्रामीण विकास के लिए जो भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं का जो प्रबंधन है उसमें से सबसे प्रमुख कार्य है प्रभावी कार्य निष्पादन। देखिए, ये कोई अलग चीज नहीं है, ये केवल बेहतरीन शब्दों का यहाँ पर प्रयोग हुआ है और कुछ नहीं है। प्रभावी कार्य निष्पादन का मतलब ये हुआ कि जैसे मैंने आपको कहा, मैंने आपको 10 काम दिए और मैंने आपको 2 घंटे का समय दिया, और मैंने कहा कि इस 2 घंटे के भीतर ये सारे काम हो जाने चाहिए। और जब मैं आता हूं तो मैं देखता हूं आपने बहुत शानदार तरीके से 2 घंटे के भीतर और सारे काम कर लिए और व्यवस्थित तरीके से प्रॉपर वे में आपने ये काम किया, तो इसी को कहा जाएगा प्रभावी कार्य निष्पादन। ठीक है, मतलब किसी भी काम को बेहतरीन तरीके से अंजाम देना, यही कहलाता है प्रभावी कार्य निष्पादन, और यही प्रबंधन कार्यान्वयन का मुख्य कार्य है। मतलब प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यही है। प्रबंधन का मतलब यही होता है कि शानदार तरीके से चीजों को मैनेज कर लेना। ठीक है, तो वही बात है। अब देखिए कार्यान्वयन के कुछ समझ लेते हैं। जो हमने यहाँ पर यार देखा वही चीजें परिभाषा के रूप में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। चलिए इनको भी देख लेते हैं। क्या कह रहे हो भाई साहब, ये कार्यान्वयन को एक ऐसी प्रक्रिया माना जाता है जिसके द्वारा कुछ उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से पूर्व निर्धारित कार्यक्रम का समूह पूरा किया जाता है। जैसे यार मैंने एग्जांपल दिया कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम का समूह, जैसे मैंने बताया ना, एक मैंने आपको काम दे दिया 9 टाइप के मैंने, या कोई भी जो मैंने उदाहरण दिया उसको यहाँ देखिए लागू करिए तो आपको समझ में आएगा। जैसे 9 काम मैंने आपको दे दिया या एक ही काम दिए कोई भी, तो ये क्या हुआ, ये पूर्व निर्धारित कार्यक्रम हुआ। अब इस पूर्व निर्धारित कार्यक्रम को योजनाबद्ध तरीके, जो हम लोगों ने भी बात की कि प्रॉपर वे में एक सुचारू रूप से हम लोग इसको करने का प्रयास करते हैं, और कुछ उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हमारा कुछ उद्देश्य रहा होगा उस काम को कराने के पीछे, तो यही चीज कहलाती है कार्यान्वयन। वही चीज जो हम लोगों ने देखा प्रभावी कार्य निष्पादन या कार्यान्वयन एक ही चीज है। मतलब एक उद्देश्य को लेना और उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर वे में योजनाबद्ध तरीके से कार्यक्रम को पूर्ण करना, यही कहलाता है कार्यान्वयन या प्रभावी कार्य निष्पादन। ठीक है, ये समझ गए बात। अब देखिए, जो भी अगर आपको कोई समस्या नजर आएगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं वहां पर आपको उत्तर दे दूंगा। अब देखिए, ग्रामीण विकास परियोजना कार्यान्वयन की 2 प्रावस्थाएं होती हैं, एक प्रचालन पूर्व प्रावस्था और एक प्रचालन अवस्था। अब देखिए, नाम से ही इसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि जैसे कोई भी हमको कार्यान्वयन करना है, ठीक है, किसी भी काम को बेहतरीन तरीके से अंजाम देना है, तो उसमें 2 कंडीशन आएंगी, 2 स्थितियां आएंगी। पहली, प्रचालन पूर्व प्रावस्था, मतलब जब वो काम प्रचलन की अवस्था में नहीं है, उसके पहले की जो कंडीशन है वो प्रचालन पूर्व प्रावस्था कहलाती है, और वो जब रनिंग फेज में आ जाती है तो उसको कहते हैं प्रचालन प्रावस्था। ठीक है, बहुत इजी है यार, इसको कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए, बहुत शानदार तरीके से हम लोग यहाँ पर समझेंगे, बहुत ही सरल है ये चीजें। आइए बात करते हैं प्रचालन पूर्व प्रावस्था की। जैसे हम लोगों ने कहा कि ये प्रक्रिया के या कोई कार्यक्रम के शुरू होने की पहले की अवस्था है, तो प्रचालन पूर्व प्रावस्था के अंतर्गत व्यावहारिकता रिपोर्ट तैयार होने के बाद इसे शुरू किया जाता है। मतलब व्यावहारिकता में जो रिपोर्ट है, जो हमारी रिपोर्ट है, जब रिपोर्ट तैयार हो जाएगी, जैसे समझिए प्रबंधन के चरण आपको याद है, उसमें हम स्टाफ की व्यवस्था कर लिए, निर्देश दिए, नियंत्रण दिए, और उसके बाद हमने क्या किया, रिपोर्ट तैयार कर लिया। और रिपोर्ट तैयार करने के बाद हम क्या करते हैं, बजट की व्यवस्था कर लेते हैं। मतलब किसी योजना को
जमीन पर लाने के लिए जितने चरण की आवश्यकता होती है वो सब कहाँ जाएगा मेरे भाई, वो सब जाएगा प्रचालन पूर्व प्रावस्था। मान लीजिए हम एक विद्यालय खोलना चाहते हैं और इस विद्यालय को हम शानदार तरीके से पढ़वाना चाहते हैं, बढ़वाना चाहते हैं या बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ पर सारा बिल्डिंग बनाना, टीचर की व्यवस्था करना, हाँ सारी सीटों का अरेंजमेंट करना, प्रॉपर वे में स्कूल का संगठन स्थापित कर देना, ये है प्रचालन पूर्व प्रावस्था। बजट उजट का प्रावधान कर देना, ये सब प्रचालन पूर्व प्रावस्था में आएगा। और जब हम बजट उजट की व्यवस्था कर देंगे, पूरे स्कूल में सारी फिनिशिंग हो चुकी है, सारी चीज मैनेजमेंट हो चुकी है, आर्थिक रूप से हमने सारी चीजें झोंक दी हैं उसमें, उसके बाद अब स्कूल रनिंग मोड पे आएगा। अब आ गया समय 1 जुलाई, ठीक है, या अब आजकल तो सेशन चेंज हो गया भाई, हम लोग तो जुलाई वाले हैं, ये सेशन आपका अप्रैल वाला, बच्चों को अप्रैल से सेशन शुरू होता है। तो यूं समझिए कि जैसे हम मई 2021 से मई 2022 तक हमने विद्यालय की नींव रखी, यहाँ पर सारी चीज़ें व्यवस्थित की, बिल्डिंग बनाई, चेयर लाई, ठीक है, टीचर्स की व्यवस्था की, सारी चीज़ हमने मैनेज की और यहाँ पर पूरा हमारा स्कूल बनकर तैयार हो गया मई 2022 में। तो ये जो समय है ये कहलाएगा प्रचालन पूर्व प्रावस्था। और उसके बाद हम जो जुलाई में जो विद्यालय को जब खोल दिए, ओपन हो गया स्कूल, उसके बाद बच्चों का यहाँ पर प्रवेश हुआ, अब यहाँ पर कार्यान्वयन होने लगा, तो ये है प्रचालन प्रावस्था, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि उदाहरण से बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। एक उदाहरण अगर आप लेंगे तो सारी चीज़ें बहुत आसानी से दिमाग में बैठना शुरू हो जाएंगी। अब देखिए, चलिए प्रचालन प्रावस्था समझ लेते हैं। प्रचालन प्रावस्था कार्य आरंभ होने के बाद इसे शुरू किया जाता है, ठीक है। इस अवस्था में 2 बातें देखी जाती हैं, क्या क्या भैया, कि निर्धारित समय के भीतर परियोजना पूरी होना, ठीक है, निर्धारित समय के भीतर परियोजना पूरी हो जाना। तो बिल्कुल सीधी बात है कि भाई जो हमारा, जैसे हमने एग्जाम्पल दिया, हमने 1.5 साल का या 2 साल का समय लिया, तो उस साल के उस समय के अंदर ही वो कार्यक्रम हो जाना चाहिए विद्यालय वाला, जो हमने एग्जाम्पल दिया था। तो कोई भी एक निर्धारित समय होगा, उस समय के अंदर ही परियोजना का पूरा हो जाना, ये हम यहाँ पर देखेंगे। और दूसरा, अपेक्षित लागत के अंदर योजना पूरी होना, लागत के अंदर ही योजना पूरी हो जाए। जैसे मान लीजिए हमने कोई एक वही विद्यालय वाली स्कीम, मान लीजिए कि विद्यालय को हमने चालू करने के लिए हमने मान लीजिए कि 10 लाख का बजट हमारे पास है, तो हमारा प्रयास ये है कि बजट जो है हमारा विद्यालय निर्माण करने का 10 लाख से ऊपर ना जाए। ये बस एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ। तो ये दोनों प्रावस्था, प्रचालन प्रावस्था के अंतर्गत ये दोनों चीजें हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए जल्दी देख लेते हैं परियोजना का मूल्यांकन क्या होता है। ये सब टर्म हम लोग समझ रहे हैं, जो आपके सिलेबस के सारे अंग हैं, जो ग्रामीण विकास कार्यक्रम और प्रबंधन में है, कार्यक्रम हम लोग समझ ही रहे हैं, कार्यक्रम समझ चुके हैं। अब हम लोग समझ रहे हैं ग्रामीण विकास प्रबंधन। याद रखिए, ग्रामीण विकास एवं भूमि सुधार, ग्राम विकास एवं भूमि सुधार हम लोग कर चुके हैं, ठीक है, हम लोग एकदम सिलेबस से चल रहे हैं भाई। ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में ये भी हम लोग कर चुके हैं, ग्राम विकास कार्यक्रम ये भी हम लोग कर चुके हैं, और ग्राम विकास प्रबंधन उसको हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर पे चलेंगे, ग्रामीण विकास शोध प्रणालियाँ। ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लेखपाल के सिलेबस का। तो परियोजना मूल्यांकन को समझ लेते हैं। परियोजना मूल्यांकन मूल रूप से पश्चवर्ती कार्य है। देखिए, पश्चवर्ती कार्य का मतलब ये हुआ, पश्चवर्ती कार्य का मतलब मेरे भाई बाद का कार्य। पश्चवर्ती कार्य मतलब बाद का कार्य। एक होता है टर्म पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती मतलब पहले का कार्य, और एक होता है पश्चवर्ती, पश्चवर्ती मतलब बाद का कार्य। इसका मतलब कोई एक प्रोजेक्ट हमको मिला, कोई एक परियोजना हमको मिली, वो परियोजना हमने कंप्लीट कर दी, अपनी तरफ से हमने कर दी पूरी, लेकिन अब क्या होगा, अब हमारा मूल्यांकन होगा। जैसे हम कोई पेपर देने जाते हैं तो अपनी पूरी तैयारी के साथ पेपर देने जाते हैं, पेपर देने के बाद जब हम लोग वहां से वापस आते हैं तब हमको पता चलता है, तब हम अपना मूल्यांकन करते हैं कि यार कौन सा क्वेश्चन मेरा सही है, कौन सा गलत है। तो ये है, तो परियोजना का मूल्यांकन हमेशा याद रखिए पश्चवर्ती कार्य है। इससे प्रस्तावित परियोजना की गुणवत्ता की स्थिति ब्यौरा तैयार किया जाता है। तो इसी से जब हम मूल्यांकन करेंगे तो समझ जाएंगे कि हमारे परियोजना की गुणवत्ता कैसी थी और उसकी क्या स्थिति है, ये समझ जाएंगे। मूल्यांकन द्वारा नीति निर्माताओं को विभिन्न कार्यक्रमों की सुसंगतता, कुशलता, प्रभावकारिता का निर्धारण करने की सहायता प्राप्त होती है। मतलब मूल्यांकन जब करते हैं तभी समझ में आता है कि जो भी नीति निर्माता हैं, जिन्होंने पॉलिसीज को बनाई हैं, वो कितने सुसंगत तरीके से उसको अंजाम दिए हैं, जो भी उसमें कार्य करने वाले लोग हैं, उसमें कुशलता लोगों कितनी है, प्रभावकारिता कितनी है, ये सब हमको मूल्यांकन से ही पता चलता है, ठीक है। तो बस ये रही बात। चलिए बढ़ते हैं आगे।
यह भविष्य के कार्यक्रमों को और अच्छे ढंग से तैयार करने महत्वपूर्ण कार्यान्वयन में सहायता करता है। बिल्कुल सही बात है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया पेपर वाला, जैसे मान लीजिए कि हमने पेपर किया, हमारा 100 में से 80 क्वेश्चन सही है और 20 क्वेश्चन गलत है, तो जब मूल्यांकन करेंगे तो हमको पता चलेगा ना हमारा 20 क्वेश्चन गलत है। तो मूल्यांकन के दरमियान हम ये देखेंगे ये जो 20 क्वेश्चन हमारे गलत हुए हैं इनको प्रभावी तरीके से सही करना, ठीक है, आगे आने वाले समय में ये चीजें गलत ना होने पाए। तो यही है, इसीलिए मूल्यांकन किया जाता है। यही मूल रूप से मूल्यांकन का उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं, मूल्यांकन के मापदंड की बात करते हैं। तो मूल्यांकन में हमेशा 5 मापदंड अपनाए जाते हैं। जल्दी से देख लेते हैं। पहला है भाई प्रयास, दूसरा है कार्य निष्पादन, तीसरा है पर्याप्तता, चौथा है कुशलता, पांचवा है प्रक्रिया। ठीक है, तो ये रहे आपके 5 मूल्यांकन के चरण। ठीक है, एक बार जल्दी से देख लिए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आपने कितने कैसा आपका प्रयास कैसा रहा। ठीक है, फिर हम देखेंगे कार्य निष्पादन, कार्य को पूर्ण करने में आपकी कैसी उपयोगिता रही है, क्या आपका इफिशियंसी रही है। फिर देखेंगे आपकी उपयुक्तता कितनी है, उसको जो भी आपने मेंटेन किया, जो भी आपने बनाया है वो उसकी उपयोगिता कितनी है, उपयुक्तता कितनी है। फिर देखेंगे आपकी कार्यकुशलता कितनी है और फिर देखेंगे इसमें कौन कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग हुआ है। तो ये है। अब हम लोग एक टॉपिक और देख लेते हैं, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, डीपीआर, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ठीक है, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के बारे में जल्दी से थोड़ी सी बातें देख लेते हैं। यह आपके सिलेबस का अंग है। यह किसी भी परियोजना की व्यापक तथा विस्तृत रूपरेखा होती है। तो किसी भी परियोजना की व्यापक तथा विस्तृत रूपरेखा कौन होती है? डीपीआर। वही है, देखिए किसी भी परियोजना की रिपोर्ट देना वही डिटेल में, बस और कुछ नहीं है। तो नाम से ही समझ में आ गया भाई, विस्तृत इसमें विवरण है। इसमें परियोजना से संबंधित सामग्री, योजना, प्रोजेक्ट डिजाइन, संसाधन, समय सीमा आदि सभी कार्यों की गणना व जानकारी दी जाती है डीपीआर के तहत। ठीक है, ये महत्वपूर्ण चीज यहां पर आपके लिए है कि विश्व बैंक के अनुसार सामान्य कृषि परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, मतलब वही डीपीआर की बात हो रही है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, लगभग 25 पृष्ठों की होनी चाहिए। तो 25 पृष्ठों के लगभग ये डीपीआर होना चाहिए और ये 50 पृष्ठों से अधिक नहीं होना चाहिए। तो एक आदर्श जो है डीपीआर वो लगभग 25 पृष्ठों का होना चाहिए। यही तथ्य यहाँ से महत्वपूर्ण है। आपके प्रश्न में, आपके पेपर में ये प्रश्न अगर डीपीआर से बनेगा तो ये प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनी हुई है। याद रखिएगा कि ये 50 पृष्ठों से अधिक भी नहीं होनी चाहिए, तो मैक्सिमम होगा 50 और आदर्श दशा होगी 25 पेज। ठीक है, तो देखिए आज हम लोगों ने इतनी बातें की। आशा करता हूं कि आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो ग्रामीण विकास में मुझे लगता है कि मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके लिए ये काफ़ी उपयोगी साबित हो रही होंगी क्लासेस। चलिए, तो आज हम लोगों ने यहाँ तक बातें की। ग्रामीण विकास के सेगमेंट में फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रामीण विकास शोध प्रणालियाँ। ठीक है, तब तक अपनी बेहतर तैयारी करते रहिए और कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।